गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। चलो आ जाइए। अच्छा, पहले वाला वीडियो देखा ना बच्चों आपने? हाँ, पार्ट फर्स्ट जरूर देखना, नहीं तो आपको पार्ट सेकंड समझ में नहीं आएगा। सेकंड पार्ट जो चैप्टर 9 है उसके अंदर हम देखते हैं जंतु ऊतक के बारे में बात करेंगे। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं और शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं भी कहते हैं। इन कोशिकाओं को फैलाना और सिकुड़ना जो है अंगों को गति प्रदान करता है। जब ये कोशिकाएं फैलती है या सिकुड़ती हैं तो ये अंगों को गति प्रदान करती हैं। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं और यह ऑक्सीजन कहाँ आती है? ये फेफड़ों के द्वारा ही अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ में शरीर के अंदर प्रवेश करती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? भाई क्योंकि कोशिकाओं को आवश्यकता क्यों होगी ऑक्सीजन की? क्योंकि उनको फंक्शन करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता भी है। ये शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करके यकृत तथा वृक्क के द्वारा उत्सर्जन का कार्य भी करता है। तो जंतु तो क्या करेगा? शरीर से बनने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों को एक कोशिका से लेते हुए पूरी यकृत तक लेके जाता है। यकृत से वृक्क में होता हुआ वापिस बॉडी से आउट कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करके यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए भी पहुंचाता है। रक्त तथा पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में भी विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियमी ऊतक ही है, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। 4 प्रकार के ऊतक हो गए हमारे: एपिथेलियम ऊतक, पेशीय संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त क्या हो जाएगा हमारा? संयोजी ऊतक हो जाएगा। रक्त जो है हमारा संयोजी ऊतक है तथा पेशीय ऊतक है। पेशी जो है हमारी पेशियां होंगी वो पेशीय ऊतक में आ जाएंगी। अब है एपिथेलियमी ऊतक। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक जो है एपिथेलियम ऊतक है। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और कोशिकाओं को भी ढकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहानली, रक्त वाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कोशिका, वृक्क की नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का भी निर्माण कर लेती हैं। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत ही कम स्थान भी पाया जाता है। स्पष्ट जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वो बाहर निकलता ही है। वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर के अवश्य हो जाता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं के बीच में पारगम्यता शरीर और बाहरी वातावरण की शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं। भाई अलग अलग प्रकार का एपिथेलियम होगा तो उसकी संरचनाएं भी अलग अलग होंगी, उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कोशिका, जहाँ पदार्थों का संवहन जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा भी होता है, वहाँ पर एक चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं भी होती हैं। इनको सरल शल्की एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का भी निर्माण करती है। आहानली तथा मुंह का अस्तर जो है शल्की एपिथेलियम से भी ढका होता है। शल्की प्रकार की जो एपिथेलियम है उससे भी वो ढका होगा। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं शल्की एपिथेलियम से बनी होती है।
त्वचा की जो एपिथेलियम होती है, कोशिकाएं होती हैं, इनको कटने या फटने से बचाने के लिए ही कई परतों में व्यवस्थित होती है कि भाई एपिथेलियम की जो बहुत सारी लेयर होंगी, अगर एक लेयर कट जाएगी, फट जाएगी तो दूसरी लेयर उसके आ जाएगी। चूंकि ये परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियमों को स्तरीय शल्य की एपिथेलियम भी कहते हैं। जहाँ अवशोषण और स्त्राव होता है, ऐसे आंत के भीतरी स्तर में वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं भी मौजूद रहती हैं। ये स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोधों को पार करने में सहायता प्रदान करती है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षमाभ लवकीय होते हैं, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी सूचनाएं होती हैं। ये पक्षमाभ जो होते हैं गति करते हैं तथा इनकी गति जो होती है वो श्लेष्मा के रूप में आगे स्थानांतरित कर दी जाती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम भी कहते हैं। घनाकार एपिथेलियम को रखीय नली तथा लाल ग्रंथि की जो नली की स्तर का निर्माण करती हैं, यहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। ये एपिथेलियम में कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिका के रूप अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियमी ऊतकों की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकते हैं। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। ये ग्रंथि हमारी एपिथेलियम कहलाती है। तो एपिथेलियम कोशिकाओं के बारे में देख लो, ये हमारी एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं। एपिथेलियम की कोशिका में ये शल्की हो गया, ये घनाकार स्तंभाकार पक्षमाभी, एक लेयर की बाद में 2-3 लेयर एक साथ जुड़ी हुई है। तो एपिथेलियमी कोशिकाओं में क्या होगा, एपिथेलियम के अंदर कम से कम 4-5 लेयर होती हैं। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, 5वीं लेयर। ये लेयर प्रत्येक कोशिकाओं को सपोर्ट करती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनको रक्षा प्रदान करती हैं। जब कोई भी लेयर, एक लेयर अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैर हो जाती है, तो उसकी जगह पे हमारी जो दूसरी लेयर है वो फर्स्ट लेयर में कन्वर्ट हो जाती है और न्यू लेयर बनने लग जाती है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा एपिथेलियम ऊतक का। अब आगे आते हैं संयोजी ऊतक। देखो संयोजी ऊतक का जो एग्जाम्पल होगा उसके अंदर आएगा हमारे रक्त। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही होता है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, भाई रक्त को आप संयोजी ऊतक क्यों कहते हो, क्योंकि संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं। भाई संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होंगी वो एक दूसरे में धसी हुई होती हैं। ये आधात्री जेली की तरह तरल, सघन और कठोर हो जाती है। आधात्री की जो प्रकृति होती है विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती हुई रहती है। भाई संयोजी ऊतक है, उसका क्या काम है, तो उसके आधार पर भी ये क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। रक्त के तरल आधात्री भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। भाई रक्त का जो तरल पदार्थ होगा उसे हम क्या बोलते हैं, आधात्री प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये जो रक्त होगा इसके अंदर 3 प्रकार का हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो 4 चीजों के 3 रूप से होती है हमारी। प्लाज्मा में प्रोटीन होगा, नमक होगा और तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के बचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन का भी काम करते हैं। संयोजी ऊतक के प्रकार, संयोजी ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं संयोजी ऊतक के। विभिन्न रक्त कणिके, सहज कोशिका, अस्थि, काचा उपास्थि, बसामे ऊतक और एरियोलक ऊतक। इस प्रकार से हमारे संयोजी ऊतक जो है 5 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से, विभिन्न रक्त कणिकाएं, सहज अस्थि, काचा उपस्थि, बसामे ऊतक और एरियोलक ऊतक। अस्थि संयोजी ऊतक का ही एक अन्य उदाहरण होता है। ये पंजर का निर्माण करके शरीर को आकार प्रदान करता है। ये मांसपेशियों को जो है सहारा देता है और शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से भी बनी होती है। 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक स्नायु जिसे कहते हैं इससे जुड़ी होती है। जो संधियां होंगी
हमारी एक प्रकार के दो संयोजी ऊतक जो अस्थियाँ होती हैं तो वो किसी से जुड़ी होती हैं, वो हमारे क्या कहलाती हैं, स्नायु कहलाती हैं। स्नायु में आजादी बहुत ही कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से ही जोड़ती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक जिसे हम कंडरा कहते हैं वो भी अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। भाई अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला कंडरा होगा और अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला स्नायु, अंडरलाइन कर लेना। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला स्नायु और अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ने वाला होगा हमारा कंडरा। जो हस्तियों से मांसपेशियों को जोड़ता है और कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन को वाले रेशेदार ऊतक भी होते हैं। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधारित प्रोटीन और शर्करा की ही बनी होती है। ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि जो है नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। भाई कान है, इसको आप ऐसे मोड़ सकते हो, लेकिन हाथ की अस्थि जो है उसको आप नहीं मोड़ सकते, उसको आप नहीं मोड़ सकते। ठीक है, अब आगे देखो, ये अंगों के भीतर की जगह को भी खाली कर देता है और आंतरिक अंगों को भी सहारा प्रदान करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ पे संचय होती है, अब ये हो गया। उसके बाद में आ जाइए अपने पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक जो होता है लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिससे हम पेशीय रेशा भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिससे सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहते हैं, जिसकी संकुचन और प्रसार के कारण ही गति भी होती है। तो ये हो जाएगा हमारा पेशीय ऊतक। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति भी करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को हम ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। इन पेशियों को हम कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर हमारी हड्डियों से ही जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में भी सहायक होती है। अब है हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में देखो, सभी कोशिकाओं में उत्तेजना की अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। चाहे कोई भी हो, मस्तिष्क हो, मेरुरज्जु हो या तंत्रिकाएं हो, सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। जिसे छोटी, अब न्यूरॉन जो होता है इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा हमारा केंद्र बीच वाला, डेंड्राइट्स होंगे। ऐसे जो तंतुनुमा जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं और फिर उसके बीच वाले जो होंगे वो डेंड्राइट्स और इसके बाद में ये हो जाएंगे हमारे डेंड्राइट्स। अच्छा, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन भी कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार पेशियों की गति करने में भी सहायता करता है कि कौन सी पेशियों की गति हो रही है, किसकी नहीं हो रही है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही ये संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं में गति भी प्रदान करता है। भाई जंतु में जो गति प्रदान करता है वो कौन होगा, हमारा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में क्या होती है, तंत्रिका कोशिका के अंदर एक प्रकार की नर्व पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन होते हैं। तो ये हो गया बच्चों, समझ लिए। तो अब एक बार वापिस एक बार देख लेते हैं। भाई हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर जंतु ऊतक के बारे में। तो जंतु ऊतक हमारे 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियम ऊतक क्या होगा, लेयर वाला होगा। इसमें 4-5 लेयर होती हैं। एक लेयर खत्म होने के लिए दूसरी लेयर फर्स्ट लेयर में कन्वर्ट हो जाती है और जो क्षतिग्रस्त होती है लेयर या जो मृत लेयर होती है वो दूसरी लेयर को कवर कर लेती हैं। उसके बाद में आता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है हमारा रक्त एक प्रकार का सरल संयोजी ऊतक होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, सब से जुड़ा होता है। अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को स्नायु बोलते हैं। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को हम कंडरा बोलते हैं। पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक में जो हमारी मांसपेशियां जो जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, वो हमारी किससे जुड़ी होंगी, पेशीय ऊतक से।
इसके बाद में है अपना तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? तंत्रिका से संबंधित जो कोशिकाएं होती है वो हमारे तंत्रिका ऊतक में पाई जाती हैं। ये संवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने का काम करती है। तंत्रिका ऊतक की एक जो मूलभूत इकाई है वो है हमारी न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो डेंड्राइट, बीच में केंद्रक और नीचे की ओर एक्सॉन हो जाता है, या उसे हम तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं। चलो आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैंने बनाए हैं इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखने हैं। चैप्टर को पढ़ो, उसके अंदर इन टॉपिकों को पढ़ना। टॉपिक के अंदर से कम 5 लाइन आप लोगों को लिखनी है। पादप ऊतक के बारे में भी, जंतु ऊतक के बारे में, उनका जो क्लासिफिकेशन है उनको भी करके उनकी कम से कम 5 जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनकी जो है उसको इम्पोर्टेंट नोट्स जो होंगे वो आपको लिखने हैं। चलो थैंक यू बच्चों।